नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी के पिछले 5 वर्षों के केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के मत भी शेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है और आगामी परीक्षाएं जो आयोग के द्वारा आयोजित की जाएंगी उनमें इनके फिर से पुनरावृत्ति होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, खुद से क्वेश्चंस का आंसर बताने की कोशिश करिएगा, फिर इसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा उत्तर देखिएगा। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, पीरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, जॉन बर्दीन और लिनुस पाउलिंग। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है उसी विषय में, यानी एक ही सब्जेक्ट में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, ना कि मैडम क्यूरी के बारे में पता होगा आपको कि इन्होंने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है 2 बार, लेकिन इन्होंने एक बार भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था और एक बार रसायन का भौतिक पुरस्कार। ठीक, तो पहला इनका भौतिकी का था और दूसरा इनका रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। जबकि दोस्तों, जो सी ऑप्शन है, जॉन बर्दीन, ये आपका सही आंसर होगा। ये अमेरिकी भौतिक विज्ञानी तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ठीक, और इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। एक पहली बार नवाजा गया था 1956 में और दूसरी बार 1972 में। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। ऑप्शन है आपके, हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, सी है हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, डी ऑप्शन है हवा में ऑक्सीजन 15% से कम। दोस्तों, ए और बी तो आप देखते ही काट दीजिए, क्योंकि 21% तो इसका वायुमंडल में होता ही है, तो 30% से कम होने, 25% से कम होने का तो कोई तात्पर्य ही नहीं। अब सी और डी आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा 15% से कम होने पर। अगर हवा में ऑक्सीजन 15% से कम हो जाएगी तो फिर अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है, क्योंकि अग्नि को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन है, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है। अगर अग्नि दुर्घटना होती है तो कौन सी चीज है जो अधिक तपिश पैदा करती है। ऑप्शन है लकड़ी, पॉलीमर, पत्थर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका बी पार्ट सही होगा, पॉलीमर, क्योंकि लकड़ी से उतनी ज्यादा तपिश पैदा नहीं होती, ना ही पत्थर से, जितना कि पॉलीमर बहुत ज्यादा तपिश पैदा करता है। क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर हो जाता है। यहाँ पर आपको बताना है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर हो जाता है, यानी किस धातु से रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। ऑप्शन ए है निकेल, बी है चांदी, सी है सोना और तांबा, डी ऑप्शन में। ठीक, तो दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 जिसका फॉर्मूला होता है, ये एयू होता है आपका सोने का संकेत। तो एयू पर दोस्तों ये क्रिया नहीं करता है एयू के साथ, तो ये सोना पर बेअसर हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्छादन, इसको बोलते हैं अनावरण, पर किस पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो है प्रस्वेदन, शुष्कन, परासरण और प्रस्फुटन। आपका सही जो उत्तर होगा वो ए पार्ट होगा, प्रस्वेदन। जो उच्छादन या अनावरण होता है पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को प्रस्वेदन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। ऑप्शन है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम और ब्रोमीन। तो दोस्तों, फ्लोरीन की जो ऋण विद्युता होती है वो सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछता तो दोस्तों क्लोरीन उसमें आपका सही आंसर होता है। आपको बस इतना याद रखना, सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज,
एम्पिसिलिन, एस्पिरिन और वैलियम लास्ट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका डी पार्ट है वैलियम, ये एक प्रशांतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली औषधि होती है। दोस्तों प्रशांतक औषधि क्या होती हैं? तो प्रशांतक औषधि का प्रयोग मानसिक तनाव कम करने हेतु किया जाता है, यानी जो औषधियां मानसिक तनाव को कम कर दें वे प्रशांतक औषधियां कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाते को क्या कहते हैं? ऑप्शन है खारा जल, भारी जल, मृदु जल, संक्रमित जल। तो दोस्तों ये खारा जल आपका सही जवाब होगा, ए पार्ट। खारे जल में क्या कारण होता है कि वो अच्छा झाग नहीं बना पाते हैं? तो दोस्तों खारे जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, ठीक याद रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके क्या, इनके बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड घुले होते हैं। तीन चीजें याद रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड घुले होते हैं, इस कारण ये अच्छा झाग नहीं बना पाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, बी पार्ट में है धनात्मक और ऋणात्मक आयन, सी है मुक्त इलेक्ट्रॉन अवच्छिन्न और डी है प्रोटॉन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी पार्ट, धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। दोस्तों धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। करंट का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो धर्मिता नापी जाती है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन से पैमाने में रेडियो किस पैमाने से रेडियो धर्मिता मापी जाती है। ऑप्शन आपके हैं गीगर मूलर काउंटर, बी पार्ट में है पोलरीमीटर, सी में है कैलोरीमीटर और डी में है बैरोमीटर। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही होगा, गीगर मूलर काउंटर रेडियो धर्मिता मापी जाती है, ठीक, गीगर मूलर काउंटर से। तो रेडियो धर्मिता होती क्या है? तो दोस्तों रेडियो धर्मिता प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ठीक, ये रेडियो धर्मिता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? ऑप्शन है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। दोस्तों परमाणु क्रमांक 21 गैलियम का होता है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। लिखा है किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। कोशिश कर सकते हैं आप मेरे बताने के पहले उत्तर। दोस्तों इसमें आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। ये गैस होती है दोस्तों, इसकी जो गंध होती है वो सड़े हुए अंडे जैसी होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है UPSC के एग्जाम्स में, ये वाला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्रण है, आपको बताना है पीतल किस चीज का मिश्रण है, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन है टिन प्लस तांबा, दूसरा है टिन और जस्ता, सी में है टिन, तांबा और जस्ता, डी में है तांबा, जस्ता और तांबा। तो दोस्तों जो पीतल होती है वो जिंक और कॉपर, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा, जिंक और कॉपर का मिश्र धातु होती है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? ठीक, ऑप्शन है आपके आइसोप्रोपिल एल्कोहल, बी मिथाइल एल्कोहल, सी एसीटोन, डी फॉर्मेल्डेहाइड। तो दोस्तों एंटी फ्रीज के रूप में आपका प्रयुक्त होता है मिथाइल एल्कोहल, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, कौन लिखा है कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बना देती है? आपके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है अमोनिया।
तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों चूने के पानी को दूधिया बना देती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया कर लेता है। ऑप्शन है सोडियम, बी एल्यूमिनियम, डी ताम्र, डी निकेल। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा बी पार्ट एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम धातु जो होती है वो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है क्योंकि उसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है, लेकिन जब गर्म करने पर ये परत हट जाती है और भाप से स्वतः अभिक्रिया कर लेती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्बन का वह अपूर्ण रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है, कौन सा है? ऑप्शन है आपके चारकोल, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है हीरा और डी ऑप्शन है लैंप ब्लैक। तो दोस्तों कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप होते हैं, आपको पता होगा, हीरा और ग्रेफाइट। तो दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण रवा जालक यानी जो क्रिस्टल है ग्रेफाइट का उसमें गमन करते रहते हैं। इसी कारण ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। ठीक, सुचालक होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और साथ ही साथ दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में और विद्युत अपघटन क्रियाओं में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है तथा इसके चूर्ण का उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपने ग्रेफाइट के सारे गुणों के बारे में जान लिया और क्या होता है, ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक भी होता है, इस प्रॉपर्टी को भी जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिनट, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का, अपचयन का, ऑक्सीकरण और अपचयन का, उदासीनीकरण का। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन यहाँ दोनों होता है। इस क्रिया को हम लिख के बताए दे रहे हैं कैसे हुआ है, इसके बाद आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये रिएक्शन लिखी हुई है P4 की क्रिया NaOH से करवाई, पानी का एक अणु लिया, इसके बाद क्या बनता है PH3 धन Na2H2PO2। ठीक, तो दोस्तों P4 में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी, जब PH3 बना तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गई, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, कमी हुई। ऑक्सीकरण संख्या में जब कमी होती है तो दोस्तों वो कहलाती है आपकी अपचयन क्रिया। और NaOH में देखेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 है NaOH में। जब क्रिया होने के बाद Na2H2PO2 बना तो ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हुई -1, यानी -2 से -1, यानी ऑक्सीकरण संख्या में होगी वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में जब वृद्धि होती है तो उस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक, और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे कहते हैं अपचयन। तो दोस्तों ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उस क्रिया को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा है अवकरण, सी है उदासीनीकरण और डी है अभिप्रेरण। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जे थॉमसन, बी है चैडविक और सी है रदरफोर्ड और डी है मोजले। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। जो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक महोदय ने की थी। और न्यूट्रॉन के गुण के बारे में बात करें तो दोस्तों न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, बराबर होता है दोनों पे। ठीक, लेकिन एक पे धनात्मक होता है, एक पे ऋणात्मक होता है। ठीक, और दोस्तों 1932 में चैडविक महोदय ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और इसका जो प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में स्थित होता है जो न्यूट्रॉन होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जब जल किसी तत्व से मिलता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका कार्बोनेट,
बी पार्ट है बिसिलिकेशन, सी है जलयोजन, डी है ऑक्सीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। जलयोजन कहते हैं, जलयोजन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रेशन, यानी पानी का जोड़ होता है हाइड्रेशन। ठीक, याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पर पूछा गया कितना होता है। तो ऑप्शन ए में दिखा है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दोस्तों, ए पार्ट में जो लिखा है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक, और इतना ही समथिंग समथिंग न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो दोस्तों कॉम्पटन प्रभाव ऑप्शन है आपका धन किरणों में, बी है बीटा किरणों में, सी है एक्स किरणों में, डी है दृश्य किरणों में। तो ये एक्स किरणों में होता है कॉम्पटन प्रभाव। एसी कॉम्पटन महोदय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा विकिरणित होने पर एक्स किरणों की आवृत्ति बदल जाती है, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1928 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों ये एक्स किरणों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इससे पूर्व अभी एक क्वेश्चन की चर्चा करी गई थी। ग्रेफाइट को दोस्तों लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसमें हमने ग्रेफाइट के सारे गुणों को विस्तार से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी पानी की खोज किसने करी थी। ऑप्शन है अर्फवेडमैन, बी है रिचार्ड, सी है हैंडवेल और डी है यूरे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी पार्ट सही होगा। यूरे महोदय ने भारी जल की खोज करी थी। वर्ष 1931 में यूरे ने भारी की खोज की थी। ठीक, भारी जल की खोज की थी। और जो भारी जल का उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है जिरकोनियम, बी पार्ट है यूरेनियम, सी पार्ट है मॉलिब्डेनम और डी पार्ट है वेनेडियम। दोस्तों जो आपका न्यूक्लियर बम बनाया जाता है वो उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, रेडियोधर्मी तत्वों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ रेडियोधर्मी है आपका यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। ऑप्शन है आपके मेथेन, दूसरा है क्लोरीन, सी ऑप्शन है हीलियम, डी ऑप्शन में है नाइट्रोजन। तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से आपकी मेथिल प्रयुक्त होती है। 75% होता है इसका गोबर गैस में मेथिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है। ए पार्ट है वाष्पीकरण, बी पार्ट है गलनांक, सी पार्ट है ऊर्ध्वपातन और डी पार्ट है प्लाज्मा। तो दोस्तों ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में वस्तु परिवर्तित होती है तो वह कहलाता है गलनांक, उसका डी बी पार्ट आपका सही होगा। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों ये ऑप्शन है आपके एल्केन, बी है एल्किल, सी है एल्कोहल और डी है एल्काइन। तो दोस्तों ये एल्केन प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो दोस्तों जो आपका C2H6 लिखा हुआ है उसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। एथेन इसका नाम होगा। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह के ये एल्किन फैमिली के होते हैं अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है। ए पार्ट में 1, बी पार्ट में 2, सी पार्ट में 3, डी पार्ट में 4। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। ठीक, पूछ लिया जाता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है 6। आवर्त सारणी में 6ठे स्थान पर स्टैंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल निर्माण का निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण है। H2 धन O धन H2O, इस तरह। तो दोस्तों आपको पता हो कुछ जो पानी बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्रियाएं करती हैं। तो ऑक्सीजन को O2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, अणु रूप। ठीक, तभी रिएक्शन करेंगी रिएक्शन। तो डी ऑप्शन में आपका H2+O2 लिखा हुआ है 2H2O। ठीक, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर पानी के 2 अणु बना देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड्स में स्थित है। तो ऑप्शन है आपके ग्रुप 1 पीरियड 2। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। ग्रुप 2 और पीरियड 2 में स्थित है फ्लोरीन। आप आवर्त सारणी को देख सकते हैं।
इंटरनेट से डाउनलोड करके उसमें आपको ये दिख जाएगा। आप थोड़ा कोशिश खुद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। दोस्तों अभी जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने पढ़ा था कि एक ही विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार। एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार तो हम जान लिए थे कि जॉन बर्दीन थे, डी पार्ट आपका सही हो जाता उसमें अगर ऐसा पूछा जाता। लेकिन यहाँ पर विभिन्न विषयों की बात करी गई तो दोस्तों मैडम क्यूरी जो है इन्होंने 2 विषयों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने एक पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान में और दूसरा नोबेल पुरस्कार रसायन शास्त्र में प्राप्त किया है। ठीक, और साथ ही साथ इनके नाम पर एक और खिताब है कि ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। ठीक, और 1903 में इन्हें इनके पति पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी का नोबेल दिया गया था और वर्ष 1911 में रसायन शास्त्र का नोबेल प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हास्य गैस क्या होती है? हास्य गैस के बारे में दोस्तों बताना है। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, बी पार्ट है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सी पार्ट है नाइट्रोजन परऑक्साइड और डी पार्ट में नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर डी पार्ट सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस होती है। इसका फॉर्मूला होता है N2O। ठीक, और इसकी विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों ये रंगहीन होती है, मीठी गंध युक्त गैस है। ठीक, रंग तो हीन होती है लेकिन इसकी गंध जो होती है मीठी होती है। इसे सूंघने से उत्तेजना उत्पन्न होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए इसे हास्य गैस कहा जाता है। और अगर बहुत ज्यादा इसको सूंघ लिया जाए तो दोस्तों बेहोशी भी आ जाती है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, साबुन, बारूद, फोटोग्राफी और अंकुरनाशक दवा। तो दोस्तों यहाँ पर सी पार्ट आपका सही होगा, फोटोग्राफी। पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr इसका फॉर्मूला होता है, KBr। ठीक, का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है विनेगर, बी पार्ट है सोडियम क्लोराइड, सी पार्ट है पोटेशियम परमैंगनेट और डी पार्ट है सोडियम बेंजोएट। तो दोस्तों खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑप्शन है नियान, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों हीलियम गैस होती है, ये सबसे हल्की गैस होती है जो दिए गए ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर इसकी खोज की बात करें तो दोस्तों फ्रैकलैंड और लॉकियर महोदय ने हीलियम गैस की खोज की थी। हीलियम गैस का अगर प्रयोग की बात करें कहाँ किया जाता है तो दोस्तों वायुयान के टायरों में इसका प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में इसे भरा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? आपके ऑप्शन है माइक्रोफोन, बी है टाइपराइटर, सी है डायनामाइट और डी है ग्रामोफोन। तो दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल महोदय। इन्होंने 1863 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। और बात करें कि डायनामाइट निर्माण में किस का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन प्रयोग किया जाता है। लेकिन आधुनिक डायनामाइट की बात करें तो आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाने लगा है। यहाँ पर आपका जो प्रश्न था अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? डी पार्ट, सी पार्ट डायनामाइट का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खाने का सोडा बताना है कि उसको क्या कहते हैं, रासायनिक नाम बताना है। ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम सल्फेट और डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। खाने के सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, इसे बेकिंग सोडा भी साधारण नाम इसका होता है, बेकिंग सोडा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? दोस्तों एक मिश्र धातु होती है, किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है जानते हैं। ऑप्शन आपके दिए हैं लोहा प्लस कार्बन, बी पार्ट है लोहा प्लस जिंक, सी पार्ट है तांबा प्लस जिंक और डी पार्ट है लोहा निकेल और क्रोमियम। तो दोस्तों क्रोमियम से यहाँ पर आपको पकड़ना है कि क्रोमियम, अगर लोहे में क्रोमियम को मिला दिया जाता है तो मोर्चा नहीं लगता और स्टेनलेस स्टील में मोर्चा यानी जंग नहीं लगता। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी स्टेनलेस स्टील है वो लोहा, निकेल और क्रोमियम, ठीक, आयरन Fe और निकेल और क्रोमियम, इनका मिश्रण होती है। ठीक, तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार बल पूछ रहा है। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें अनुपात भार बताना है। हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, 2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का होता है 16।
इसको हम सरलीकरण करेंगे तो 1:8 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड बताना है क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका तांबा, बी है लोहा और सी है सिल्वर और डी है जस्ता। तो दोस्तों शुष्क सेल में जस्ता कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि एनोड के रूप में क्या काम करता है, तो दोस्तों शुष्क सेल में कार्बन को एनोड के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जस्ता कैथोड के रूप में और कार्बन एनोड के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे, मैग्नेटाइट पूछ लिया गया कि ये इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके Fe2O3, बी ऑप्शन है Fe3O4, सी ऑप्शन है FeCO3 और डी ऑप्शन है 2Fe2O3 इंटू 3H2O। तो दोस्तों बी पार्ट आपका सही होगा। मैग्नेटाइट जो होता है वो लोहे का एक प्रमुख अयस्क है और इसका सूत्र होता है Fe3O4। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। ऑप्शन है डायमंड, बी है ग्रेफाइट, सी है कोयला और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला ये तीनों के तीन होते हैं कार्बन के अपर रूप होते हैं, इसीलिए ये तो कार्बन तो इनमें होगा ही होगा, अर्थात आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है सुक्रोज, सी है माल्टोज और डी है फ्रक्टोज। तो दोस्तों शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो होती है फलों की शर्करा, और फलों की शर्करा क्या होती है, फ्रक्टोज। डी ऑप्शन आपका होगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर होगा ए पार्ट, बढ़ता है। तो दोस्तों लोहे में होता क्या है कि जो लोहे को नम वायु में रखते हैं तो उस पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिस कारण लोहे का भार बढ़ जाता है, और यह भूरे रंग की जो परत होती है वो होती है फेरिक ऑक्साइड का। फॉर्मूला होता है Fe2O3, Fe2O3 इसका फार्मूला होता है। तो दोस्तों जब ये परत चढ़ती है लोहे पे तो उसका वजन बढ़ जाता है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑप्शन आपके हैं रोनाल्ड, बी है प्रिस्टले, सी है जॉन नेपियर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रिस्टले महोदय ने ऑक्सीजन की खोज की थी, और ऑक्सीजन की अगर विशेषता की बात करें तो दोस्तों यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो ना तो इसका कोई स्वाद पता चलता है, ना ही इसका रंग और ना ही इसकी कोई गंध। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है काठ कोयला, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस और डी है गैसोलीन। तो दोस्तों आपका ए पार्ट सही होगा, हाइड्रोजन का तापजनक अधिकतम होता है, यह वायु या ऑक्सीजन में जलता है तथा इसकी ज्वाला रंगहीन होती है। ए ऑप्शन आपको याद रखना है, इसकी ज्वाला का भी पूछ लिया जाता है, इसकी ज्वाला जो है रंगहीन होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैल्शियम सल्फेट के बारे में पूछा। कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है एप्सम लवण, बी है जिप्सम, सी है नीला थोथा और डी है पोटास फिटकरी। तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O, दोस्तों ये जिप्सम होता है, बी पार्ट आपका सही होगा। यह एक श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो आपको क्या दिखता है। ऑप्शन ए है घने सफेद धुआं निकलता है, बी है घोल रंगहीन रहता है, सी है बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, डी है सफेद अवक्षेप बनता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही होगा, सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाशिंग सोडा क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन आपका सही होगा, धोने का सोडा जिसे कहते हैं। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त होता है, जिंक, सीसा, कार्बन और टिन। तो दोस्तों नाम भले ही उसका सीसा पेंसिल होता है, इसको लेड पेंसिल भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन है जॉन डाल्टन, ई है ई रदरफोर्ड और सी है डी ब्रोगली और डी है DI मेंडलीव। तो दोस्तों जॉन डाल्टन महोदय ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। एस्पिरिन क्या है, इसका रासायनिक नाम बताना है। एथिल सैलिसिलेट, बी है मिथाइल सैलिसिलेट, सी है सोडियम सैलिसिलेट और डी है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो आपका डी ऑप्शन एसिटिल सैलिसिलिक एसिड सही होगा। ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है।
अगला प्रश्न देखें कि दूध की घनता यानी सघनता होगा मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, लैक्टोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, सी है बैरोमीटर और डी है हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों दूध की सघनता या दूध का गाढ़ापन नापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और अगर बात करें हाइड्रोमीटर तो दोस्तों द्रव्यों की अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र होता है। बैरोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है। और हाइग्रोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो लैक्टोमीटर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो दोस्तों अभी इससे पहले एक प्रश्न की चर्चा करी थी, स्टेनलेस स्टील के बारे में जाना था। तो दोस्तों उसमें क्रोमियम था, आपका क्या क्या था, आयरन था, निकेल था और क्रोमियम, ये होता है स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला, ठीक। मतलब ये धातुएं पाई जाती हैं। तो क्रोमियम धातु को मिला देते हैं तो दोस्तों उस पर जंग नहीं लगता, जंग रोधी बन जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्रोमियम। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की। लोहा, तांबा, सोना, कांसा। तो दोस्तों मनुष्य ने सर्वप्रथम कॉपर यानी तांबा धातु को प्रयुक्त किया था, बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है पोटेशियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है मरकरी और डी है यूरेनियम। कार्नालाइट के फॉर्मूला की बात करें तो होता है KMgCl3 × 6H2O, ठीक। तो दोस्तों जो कार्नेलाइट में देख रहे हैं आप, पोटेशियम भी आ रहा, मैग्नीशियम आ रहा। आपके ऑप्शन में केवल पोटेशियम है तो ये पोटेशियम का अयस्क होता है, साथ ही साथ मैग्नीशियम का भी अयस्क होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में केवल पोटेशियम दिया तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। लुइस प्रिंस, निकोला टेस्ला, सी पार्ट माइकल फराडे और डी पार्ट है एडवर्ड टेलर। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर महोदय ने किया था। ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हाइड्रोजन बम है वो किस प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है और इसका जो आविष्कार किया है वो एडवर्ड टेलर महोदय ने किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं करा जाता है। ए पार्ट है पीतल, बी पार्ट है सोदर यानी सोल्डर और सी पार्ट है यूरेलुमिन और डी पार्ट है जर्मन सिल्वर। तो दोस्तों सोल्डर का प्रयोग नहीं किया जाता है बर्तन बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये टांका लगाने के प्रयोग होता है। इसका पीबी और एसएन का ये मिक्सचर से मिलकर बनाया जाता है, मिश्र धातु होती है जो सोल्डर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किलो जूल पर ग्राम में बताना है। ऑप्शन है 55, 150, 30 और 35। दोस्तों इसकी 30 होती है, ठीक। सी ऑप्शन सही होगा। आंसू का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है आपका, ए पार्ट है 7.4, बी पार्ट है 8.5 और सी पार्ट है 6.0, डी पार्ट है 6.3। तो दोस्तों आंसू का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है दोस्तों वो क्षारीय होते हैं। पीएच मान की बात करें तो दोस्तों 0 से लेकर 14 तक पीएच मान होता है। 7 वाले उदासीन होते हैं, 7 से ज्यादा क्षारीय और 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं। और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। और अगर खून का भी पूछे तो खून का भी 7.4 से 7.5 होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होगा, मतलब प्रयोग होता है, किया जाता है। आपके हैं एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल। तो दोस्तों इनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं। तो जब क्वथनांक में अलग अलग होते हैं तो दोस्तों उनको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन या आंशिक आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत कम डिफरेंस होता है जब क्वथनांकों में, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है अलग करने के लिए। सी ऑप्शन अलग सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो दोस्तों हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ए पार्ट सही है। चकबंदी लेखपाल परीक्षा का क्वेश्चन है। और जो आपका एथिलीन गैस होती है दोस्तों वो एक हार्मोन होता है, पादप हार्मोन, जो कि प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के काम आती है।
जबकि कृत्रिम रूप से अगर बात करें तो दोस्तों एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, बी है फेरस सल्फेट, सी है लेड ऑक्साइड, डी है लेड पेरोक्साइड। ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। एप्सम जिसको बोलते हैं वो उसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट। फॉर्मूला को देखें तो दोस्तों होता है MgSO4 ठीक इंटू 7H2O, ये होता है एप्सम का फॉर्मूला। मैग्नीशियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम होता है। इसे हिंदी में सेंधा नमक कहते हैं और इसका प्रयोग की अगर बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिनेचर्ड मतलब होता है विकृतीकृत एल्कोहल क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है एथेनॉल, बी है एथेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल, सी है एथेनॉल और मेथेनॉल और डी है मेथेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल। तो दोस्तों विकृतीकृत जो एल्कोहल होता है वो एल्कोहल एथेनॉल और मेथेनॉल का मिश्रण होता है। इसमें जो एथेनॉल होता है वो 90% होता है एथेनॉल, और जबकि मेथेनॉल की अगर बात करें तो दोस्तों 10% होता है और ये पीने के अयोग्य होता है क्योंकि इसको पी नहीं सकते, जहरीला होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। आपके ऑप्शन है सल्फोनिक अम्ल और बी है सल्फेनिक अम्ल, सी है एमिनो अम्ल और डी है कार्बोलिक अम्ल। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, सल्फोनिक अम्ल ये निष्कासित करते हैं, इसलिए प्याज के छिलके उतारते हैं तो आंसू अपने आने लग जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लोह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन आपके सामने है, लगभग 20% से 22%, और बी में है 25 से 27%, सी में है 40 से 42% और डी में है 32 से 35%। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही होगा, 32 से 35% होता है आयरन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? ठीक, ए ऑप्शन है आर्गन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन। हवा में मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस पाई जाती है दोस्तों, इसका परसेंटेज होता है 78.08%, 78.08% होता है। इसके बाद ऑक्सीजन गैस आती है, परसेंटेज होता है 20.95। ठीक, 20.95% ऑक्सीजन गैस का होता है, लगभग 21% की क्षमता होती है। बाकी जो आर्गन है वो 0.93% होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। सोडियम क्लोराइड NaCl, दूसरा है सोडियम सल्फेट Na2SO4, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा है पोटेशियम सल्फेट। तो दोस्तों ये चारों की चार समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है साबुनीकरण, बी है पूयन, सी है किण्वन और डी है एस्टरीकरण। तो दोस्तों दूध को दही के रूप में खट्टा होना किण्वन का उदाहरण होता है। ठीक, और जो किण्वन प्रक्रिया होती है एक जैव रासायनिक क्रिया है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित किए जाते हैं किण्वन की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए है मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन और डी है ब्यूटेन। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस एक रंगहीन गंधहीन पर्यावरण ऊर्जा का स्रोत है। इसमें 95% होती है हाइड्रोकार्बन, जिसमें 80% मैथेन रहता है। प्राकृतिक गैस की बात करी जाए, ठीक, ए ऑप्शन आपका सही होगा। सिरके में पूछा गया कि सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन आपके हैं लैक्टिक एसिड, बी है सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और डी है एसिटिक एसिड। तो दोस्तों सिरके में एसिटिक एसिड होता है, डी ऑप्शन सही होगा और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? HCl, HF, HNO3, H2SO4। तो दोस्तों डी पार्ट सही है, H2SO4 यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील होता है? मोबिल ऑयल, बी पारा, सी पेट्रोल और डी है मिट्टी का तेल। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो सर्वाधिक ज्वलनशील होता है। यह एक प्राकृतिक ईंधन है। यह भूप्रपटी के नीचे अवसादी परतों के बीच में पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काला भूरे रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव होता है। ठीक, इसके सारे विशेषताएं हमने देख ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? ए है चूना पत्थर, बी है बलुआ पत्थर, सी है कोबाल्ट और डी है ब्रोमीन। तो दोस्तों यहाँ पर डी पार्ट आपका सही होगा, ब्रोमीन। यह समुद्र में मुख्यतः मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2 के रूप में पाया जाती है, MgBr2 के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप क्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? ऑप्शन है फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम। तो दोस्तों ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, कैडमियम। दोस्तों कैडमियम रेडियो एक्टिव तत्वों में नहीं आता है। बाकी जो यूरेनियम, रेडियम और थोरियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक क्या रहता है? ऑप्शन ए है ब्यूटेन, बी है मेथेन और सी है हीलियम और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें 90% से भी ज्यादा होता है ब्यूटेन, खाना पकाने की गैस में। ठीक, और जो खाना पकाने की गैस होती है दोस्तों वो ब्यूटेन और प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण भरा होता है। ठीक, और इसे LPG कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम पूछा गया। तो दोस्तों एल्यूमिनियम का सबसे जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइट। ए ऑप्शन आपका सही होगा। फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। इसके अन्य अयस्क की बात करें तो दोस्तों क्रायोलाइट होता है, फॉर्मूला होता है Na3AlF6। क्या? Na3Al एल्यूमिनियम F6, ये क्रायोलाइट का होता है। कभी कभी फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना। कोरिंडम भी इसका एक अयस्क होता है और डायस्पोर भी अयस्क होता है। ठीक, बॉक्साइट का। तो यहाँ पर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट हो गया। और दोस्तों ये जो गैलेना दिया है लेड का अयस्क होता है। कैल्कोसाइड जो दिया है ये आपका कापर का अयस्क होता है। कैलामाइन आपका जिंक का अयस्क होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? तो दोस्तों धावन सोडा जो आपका है वो बी पार्ट सही होगा, सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा इसको बोलते हैं, बासिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इसका फॉर्मूले की बात करें तो दोस्तों Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। और इसका उपयोग जल का खारापन दूर करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, सीसा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा आदि उत्पादन में होता है। और दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaSCO3, उसे हम खाने का सोडा कहते हैं, जिस और बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? पेंसिल की लीड मतलब पेंसिल की जो बीचों बीच नोक रहती है जिससे लिखते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। वो काली काली जो रहती है ना पेंसिल में, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक, कार्बन का ये रूप होता है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है विट्रियोल का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल जिसको हम कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना आपका, यानी डी पार्ट H2SO4, उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है। ठीक, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, क्या समान है? विद्युत चालकता, कैलासिस संरचना, घनत्व और डी है परमाणु भार। तो दोस्तों ये कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, दोनों का परमाणु भार सेम होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल महोदय ने किया था। और नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं के नाम पे ही पड़ा है, नाम जो दिया जाता है वैज्ञानिकों को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाफिंग गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दोस्तों लाफिंग गैस के बारे में अभी जान चुके पिछले क्वेश्चन में, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? नायलॉन, रेयान, कॉटन और टेरिलीन।
तो दोस्तों कृत्रिम सिल्क जो होता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं उसको, रेयान जो होता है इसे कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। रेयान पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु होता है, ठीक, सेल्यूलोज से निर्मित तंतु होता है रेयान, और इसे कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। शुद्ध पानी का पीएच मान पूछ लिया गया, तो दोस्तों शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान होता है 7। पीएच मान के बारे में आपको बता भी दिया गया है कि 0 से लेकर 7 14 तक होता है। 7 वाले जो होते हैं उदासीन होता है, इसीलिए पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, ना उदासीन होता है, सॉरी, न क्षारीय होता है, न अम्लीय होता है, ये उदासीन होता है। इसका पीएच मान 7 होता है शुद्ध पानी का। और नींबू में, अगले प्रश्न को देख रहे हैं, नींबू में एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन है आपका लैक्टिक एसिड, बी पार्ट है मैलिक एसिड, सी पार्ट है सिट्रिक एसिड और डी पार्ट है टार्ट्रिक एसिड। तो दोस्तों नींबू में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो दोस्तों दूध में पाया जाता है। मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में, जो बी पार्ट में लिखा हुआ है। डी पार्ट में जो लिखा है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली में, ठीक। तो दोस्तों ये पिछले 5 सालों के आपने क्वेश्चंस को देखा। यूपीट्रिपल जो विभिन्न एग्जाम आयोजित कराती है, बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, चकबंदी लेखपाल हो गया, परिचालक हो गया, और भी बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित कराती है यूपीट्रिपल। उन सारी पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछे गए थे रसायन विज्ञान के, तो आपने कंप्लीट किए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के मध्य शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।